तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 24 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। काफ़ी सारे प्रश्न अपने पास में आ गए हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। और देखो भाई, रेलवे कोड फिर से पूछे जाने लगे हैं और अपन ने जो रेलवे कोड वाली वीडियो बनाई थी आज 52,000 के ऊपर पहुंच गए हैं उस पर व्यूज़। तो आप भी जा करके देख सकते हैं, रेलवे कोड से अब प्रश्न बराबर पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनके पास हमने रेलवे कोड की पीडीएफ ऑलरेडी भेज दी है। साथ ही साथ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण आज परिवर्तन देखने को मिला है रीजनिंग में, तो वो भी आपको हम बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए देखते हैं आज किन लोगों ने जो है प्रश्न भेजे हैं। तो खुशबू तोमर जी, इनके 81 नंबर आए हैं, इन्होंने प्रश्न भेजे हैं। इसके अलावा विष्णु जी के 72 नंबर आए हैं, मुरैना जिले के निवासी हैं, इन्होंने प्रश्न भेजे हैं। आपको हम इनका स्क्रीनशॉट भी दिखा देते हैं, नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं सर आप ऐसे ही प्रश्न करा रहे हो, तो स्क्रीनशॉट भी इनका दिखा देते हैं। इन्होंने कहा भी था कि सर मेरा स्क्रीनशॉट लगा देना, तो लो भाई आपका स्क्रीनशॉट लगा दिया। यहाँ पर विष्णु जी हैं, आप देख सकते हैं, नाम भी विष्णु डला हुआ है। बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। आज के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, 60 डिग्री को रेडियन में चेंज कीजिए। राजपाल वाला भेजा, मठ घोगरा का मेला एमपी का जो है रेलवे कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, और ये आपका मैथ का प्रश्न भेजा है। ठीक है, और काऊ और लैग वाले बहुत सारे प्रश्न इन्होंने भेजे हैं। इसके अलावा जो है आपका 72 नंबर है, मुरैना के निवासी हैं, और बहुत सारे प्रश्न बिरसा का रेलवे कोड और भी भेजा था, तो बाकी स्क्रीनशॉट मैंने नहीं लगाया है। एक से आपको इतना विश्वास हो जाना चाहिए कि प्रश्न आपके रियल और ऑथेंटिक हैं। ठीक है ना, और भी इन्होंने बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। चलिए अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों की ओर और शुरुआत करते हैं अपने आज का एग्जाम एनालिसिस। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचते रहें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं, साइंस से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है भाई, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। डेली आपको एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं और ये प्रश्न कम से कम 3 से 4 बार पूछा गया, इसीलिए आपसे कहते हैं कि हर शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आप लोग देखा कीजिए, अच्छे से देखा कीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष को ठीक करने में। तो निकट दृष्टि दोष जिसे हम मायोपिया कहते हैं, इसको ठीक करने में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश को फैला करके रेटिना से ठीक केंद्रित करने में मदद करता है। ठीक है, अवतल लेंस क्या करता है कि ये जो है आने वाले प्रकाश को फैला देता है, यानी वहाँ तक पहुँचा देता है जहाँ तक इसको पहुँचना है, यानी रेटिना तक इस प्रकाश को पहुँचा देता है और आराम से यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाता है और हमको दिखाई देने लगता है। ठीक है, बाकी इसके बारे में परसों वाली वीडियो हमने पूरा डिटेल में आपको समझाया था, चित्र वगैरह बना करके समझाया था हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें भाई, जिन लोगों का एग्जाम हो गया है उनके लिए उनके सामने अगली भर्ती है आपकी एएसआई और एलडीसी, साथ ही साथ में एसआई की भर्ती भी है। इसके अलावा होमगार्ड के भी जो है आपके 5,000 पद आने वाले हैं। ठीक है, और जिन लोगों का एग्जाम अभी नहीं हुआ है उन लोगों के पास में बड़ा मौका है, अभी भी आप लोग अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह से तरुण रायकर जी के 86 नंबर आए हैं, आप देख रहे हैं। ये ईडब्ल्यूएस से एक भाई हैं, इनके 80 नंबर आए हैं। अरविंद जी के 83 नंबर आए थे। शर्मा जी के 72 नंबर आए, सॉरी 78 नंबर आए थे। ठीक है, तो इन लोगों ने महज 4 से 5 दिनों में हमारे नोट्स को कंप्लीट करके इतने अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। तो अगर आपके एग्जाम में भी अगर 2 से 3 दिन का टाइम बचा हुआ है और आप मेहनत करने को तैयार हैं, 6-7 घंटे मेहनत करके हम इस नोट्स को कंप्लीट करके जाएंगे सर, तो अभी भी आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स लेकर के। ये नोट्स आपको होमगार्ड में भी काम आने वाले हैं, साथ ही साथ में एएसआई एलडीसी में भी काम आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि एएसआई एलडीसी और एमपी कांस्टेबल का सिलेबस सेम है और यही सिलेबस आपको होमगार्ड 5,000 की भर्ती में भी देखने को मिलने वाला है। तो अभी ये नोट्स ले लेंगे, आगे की 2-3 भर्ती में ये नोट्स आपके काम आने वाले हैं। ये नोट्स आपको मात्र 179 रुपए मिलने वाले हैं, जिसमें गणित, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, एमपीजी के इन सब के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स रहेंगे। सारा पूरा प्रैक्टिस सेट रहेगा, पूरा मैराथन की पीडीएफ रहेगी, डेली एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ रहेगी, और जो लेटेस्ट आपके टॉपिक आए हैं, जो लेटेस्ट टॉपिक पूछे जा रहे हैं, जैसे रेलवे कोड हो गया, जैसे मेगावाट परियोजनाएं हो गई। ठीक है, तो जो स्पेशल प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनकी भी पीडीएफ आपको इसके साथ में मिलने वाली है। सीधे सीधे वहां से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आप एमपी पुलिस कांस्टेबल के ले सकते हैं। इसके अलावा एमपी एसआई का जिनका एग्जाम है, बढ़िया मौका है, फॉर्म भी कम भरे गए हैं। ठीक है, तो फायदा उठा लीजिए। मात्र 199 रुपए में एमपी एसआई की कंप्लीट 8-9 सब्जेक्ट के सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये नोट्स प्राप्त कैसे करेंगे, तो छोटी सी प्रक्रिया है जिसके थ्रू आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर अगर आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी होमगार्ड, एएसआई एलडीसी के नोट्स चाहिए तो मात्र 179 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको एमपी एसआई के नोट्स चाहिए तो मात्र 199 रुपए का पेमेंट करना है। अगर आपको ये दोनों नोट्स एक साथ में चाहिए तो मात्र 300 रुपए का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, जहां पर आगे की सारी पीडीएफ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।
जाएगी मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं साइंस का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछा है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप धारा की दिशा बदल देंगे तो मेरे भाई चुंबकीय बल की दिशा भी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी, आइए देख लेते हैं। तो देखिए, यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में धारा की दिशा बदल दी जाए तो चुंबकीय बल की दिशा भी उलट जाती है। जैसे पहले चुंबकीय बल जहाँ पर लग रहा था जस्ट अपोजिट लगने लगेगा। यह एक सीधा संबंध है, धारा की दिशा के विपरीत होने पर बल की दिशा भी विपरीत हो जाती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में ये बताया गया है और ये नियम आपको हमने दोनों बहुत अच्छे से करा रखे हैं, ठीक है। देखिए, तो बल की दिशा क्यों बदल जाती है, धारा की दिशा को उलटने से बल की दिशा भी पलट जाती है, जो बल के व्युत्क्रम के कारण होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी ये निर्भर करता है, तो बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर भी निर्भर करती है और इन दोनों में से किसी एक को उलटने पर जो है अपोजिट हो जाते हैं। अगर आपने बल की दिशा उलट दी तो चुंबकीय धारा बदल जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदल दी तो बल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। ध्रुवों का उलटना, विद्युत चुंबक के मामले में धारा की दिशा बदलने पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव भी उलट जाते हैं। ये तीनों चीजें परिवर्तित हो जाती हैं। किसी भी एक चीज को अगर आप परिवर्तित करेंगे तो ये तीनों चीजें उलट जाएंगी, ठीक है। अगला देखो, एक आपका डेरिवेशन पूछा गया था, जो प्रश्न उन्होंने हमारे पास में भेजा है, दिखा भी दिया था अभी हमने आपको। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है और v का मान -20 दिया गया है, तो u का मान बताइए। अब देखो इसमें देख लेते हैं, ये जो है ना आपका फोकस दूरी, ये भी माइनस ही होगी क्योंकि अवतल दर्पण है। देखिए, तो दर्पण सूत्र में इसका मान रखेंगे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें जहाँ जहाँ v और u का मान दिया गया वहाँ वहाँ रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो फोकस दूरी आपकी -10 है क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक रहेगी। इसके बाद में आपका जो प्रतिबिंब की दूरी भी है वो भी माइनस में रहेगी क्योंकि ये भी आपका अवतल दर्पण, ठीक है। सूत्र में मान रख दीजिए 1/-10 बराबर 1/-20 प्लस 1/u। पक्षांतर हो जाएगा, पक्षांतर करके सॉल्व कर लेना। 1/u की वैल्यू जो है वो आपकी -20 जो है निकल करके आएगी, तो -20 डायोप्टर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। -20 सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए नंबर 4, निर्गत किरण और आपतित किरण अगर समांतर है तो उनके बीच क्या प्रक्रिया होगी, यानी कोण उनका 0 डिग्री हो जाएगा, अपवर्तन नहीं होगा, क्या होगा, तो भाई पार्श्व विस्थापित हो जाएंगी अगर ये एक दूसरे के समांतर है, ठीक है। कैसे, ये देख लीजिए। यदि निर्गत किरण और आपतित किरण समांतर हैं तो वे पार्श्व विस्थापित होंगी, यानी निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होने के बावजूद उसके मूल पथ से थोड़ी अलग दिशा में होगी। यह तब होता है जब प्रकाश एक आयताकार कांच की पट्टी से गुजरता है जहां आपतन कोण और निर्गत कोण बराबर होते हैं, जिससे निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर हो जाती है लेकिन पार्श्व विस्थापन के कारण मूल पथ से हट जाती है। जो उसका एग्जैक्ट जो पथ होता है वहां से वो परिवर्तित हो जाती है। इसके बारे में अभी कल हमने जो है एक वीडियो बनाया है, आपने देखा होगा, प्रिज्म वाला जो वीडियो बनाया है उसमें इसको हमने डिटेल से समझाया है। तो कल आप जाकर के देख लेना कि प्रिज्म में कैसे कोण परिवर्तन होता है, क्या रंग परिवर्तन होता है, इंद्रधनुष कैसे बनता है, ये सब कल हमने बताया है। तो कल वाली वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा भाई, ठीक है। साइंस की वीडियो कल हमने बनाई है मैराथन की। अगला प्रश्न, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट और निकल को किस क्रम में रखा गया है। यहाँ से कथन वाले प्रश्न आए थे, यानी ये प्रश्न दिया गया था और कथन बना करके पूछा गया था। तो इसमें क्या है, आइए देख लेते हैं। तो देखो, मेंडलीव की आवर्त सारणी में कोबाल्ट जिसका परमाणु द्रव्यमान लगभग 58.93 होता है, इसके अलावा निकेल जिसका परमाणु द्रव्यमान 58.71 होता है, इससे पहले कोबाल्ट को रखा है, ठीक है। क्यों रखा था, क्यों, देखिए, तो हालांकि निकेल का परमाणु क्रमांक कम है फिर भी कोबाल्ट को पहले रखा गया है। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेंडलीव ने समान रासायनिक गुणों वाले तत्वों को एक समूह में रखने की प्राथमिकता दी थी और कोबाल्ट निकेल की तुलना में समूह 8 के तत्वों से ज्यादा मेल खाता है, इसलिए कोबाल्ट को पहले रख दिया है। इसी तरह के कथन बना करके आपको ऑप्शन में दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं और अपना आंसर लगा सकते हैं। देखिए, कोबाल्ट को निकेल से पहले रखा गया था भले ही इसका परमाणु द्रव्यमान निकेल से अधिक हो। कारण क्या था, तो मेंडलीव ने समान रासायनिक गुणों को प्राथमिकता दी और कोबाल्ट के जो गुण हैं वो समूह 8 के तत्वों से ज़्यादा मैच करते हैं, इसके साथ में मैच नहीं करते थे, इसलिए उसको पहले रख दिया। और यह एक क्या है, विसंगति है। यह क्रम मेंडलीव की आवर्त सारणी की एक विसंगति है जिसे बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक के आधार पर हल किया गया और उसको सुधार दिया गया था, ठीक है। लेकिन मेंडलीव ने क्या किया था, मेंडलीव ने कोबाल्ट को पहले रख दिया था। तो ये भी थोड़ा आपको देख करके जाना है, इसके बारे में पूरा आपको समझा दिया है। अगला, टिंडल प्रभाव से प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट प्रश्न तो वो नहीं बता पाए, लेकिन ये कहा था सर टिंडल प्रभाव का प्रयोग किसे दर्शाने के लिए किया जाता है, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। रिफ्लेक्शन वाला प्रश्न था। तो टिंडल प्रभाव का प्रयोग हम प्रकीर्णन को दर्शाने के लिए करते हैं। कैसे सर, ये टिंडल प्रभाव होता क्या है, तो कभी आप देखना अंधेरा कमरा हो और थोड़ा सा कहीं पर होल हो या फिर कहीं पर थोड़ी सी खिड़की खुली हो और सूरज निकला हो, तो आप देखेंगे कि वहां से इस तरह का जो है ऐसे एक रोशनी निकलती हुई आती है
और इसमें बहुत सारे धूल के कण ऐसे रहते हैं, तो आपको एक जगह पर ये रोशनी इकट्ठी हुई दिखाई देती है। इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। देखिए, टिंडल प्रभाव कोलाइड विलयनों और कुछ निलंबनों में प्रकाश के प्रकीर्णन को दर्शाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जिससे कणों का पथ दिखाई देता है। सीधे सीधे दिखता है कि हाँ भाई, इसमें धूल के कण हैं, और वो हमको दिखते रहते हैं, हाँ ये धूल के कण इस तरह से जा रहे हैं। यह प्रभाव यह सत्यापित करने के लिए उपयोग किया जाता है कि कोई विलयन कोलाइडी है या फिर नहीं है, क्योंकि कोलाइडी कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों से थोड़ा बड़ा होता है और वे प्रकाश को बिखेरते हैं। सीधे सीधे एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, कहीं पर खिड़की से आते हुए प्रकाश में देखेंगे तो धूल के कण आपको दिखाई देते हैं। ये कोलाइडी प्रभाव के कारण, मतलब सॉरी, टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है। चलिए अब चलते हैं हम जीके जीएस करंट अफेयर पर। प्रश्न पूछा गया, राज्यपाल के अध्यादेश को कितने समय में राज्य विधानसभा में पारित करना अनिवार्य होगा? ऑप्शन में 6 महीने, 6 सप्ताह, 3 महीने, 3 सप्ताह दिया गया था। 6 सप्ताह आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। देखिए, तो राज्यपाल के अध्यादेश को राज्य विधानसभा के पुनः सत्र में आने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर पारित करना अनिवार्य होता है। यह 6 सप्ताह की अवधि के भीतर ही इसे मंजूरी नहीं मिलती है तो स्वतः ही यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 6 सप्ताह की टाइमिंग होती है। और ये कहाँ पर बताया है? तो संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश को विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। यह अवधि तब शुरू होती है जब विधानसभा या द्विसदनीय राज्य में दोनों सदन एक साथ शुरू होते हैं। जब दोनों सदन कार्य कर रहे होंगे तभी ये प्रक्रिया चालू होगी कि भाई इसको मतलब लागू करना है या नहीं करना है। यदि विधानसभा अध्यादेश को अस्वीकार कर देती है तो 6 सप्ताह की अवधि समाप्त हो जाती है, तो अध्यादेश की वैधता समाप्त हो जाएगी। या तो विधानसभा कह दे कि हम नहीं मान रहे हैं इसको, या फिर 6 सप्ताह से ज़्यादा टाइम हो जाए तो ये जो अध्यादेश था वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ये लेकिन ध्यान रखना, राज्यपाल का अध्यादेश है, राष्ट्रपति के अध्यादेश के साथ में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला, मठ घोघरा का मेला ये कहाँ पर लगता है? सही आंसर हो जाएगा सिवनी। अपने मेले वाली पीडीएफ में सीधे सीधे इन सारे मेलों के बारे में बताया गया है, वहीं से एग्जैक्ट प्रश्न पुट हो रहे हैं। ठीक है, यही फायदा है, जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनको वही नोट्स मिले हैं जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, फालतू के नोट्स नहीं है। ठीक है, जैसे आपका रेलवे कोड पूछा जा रहा है तो रेलवे कोड के आपको नोट्स दिए हैं, बांध पूछे जा रहे हैं तो बांध के नोट्स दिए हैं, मेले पूछे जा रहे हैं मेले के नोट्स दिए हैं। ठीक है, तो एग्जैक्ट प्रश्न वहीं से आ रहे हैं। सिवनी में मठ घोघरा का मेला लगता है। चलिए इसके बारे में और आपको बता देते हैं। देखिए, तो मठ घोघरा का मेला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में घोघरा गांव के पास लगता है। यह मेला शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिनों के लिए आयोजित होता है और इसका नाम श्री परमहंस आश्रम मठ घोघरा धाम के नाम पर रखा गया। ठीक है, स्थान कहाँ पर है? मठ घोघरा, सिवनी जिला, मध्य प्रदेश। समय क्या है? शिवरात्रि के अवसर पर 15 दिनों तक चलता है। यह मेला श्री परमहंस आश्रम के नाम पर रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भोपाल के निषादपुरा में स्थित है रेलवे कोच फैक्ट्री। या तो निषादपुरा दिया गया होगा या फिर भोपाल दिया गया होगा। देखिए, मध्य प्रदेश में रेलवे कोच फैक्ट्री भोपाल में निषादपुरा के पास स्थित है। इसके अतिरिक्त हाल ही में रायसेन जिले के रायसेन में भी एक नई रेल और मेट्रो कोच फैक्ट्री का निर्माण की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, लेकिन आपके ऑप्शन में मध्य प्रदेश में अगर पूछा गया तो निषादपुरा ही दिया गया होगा। तो निषादपुरा रेलवे कोच फैक्ट्री या भोपाल में स्थित है और कोरोना काल में अलग अलग कोच बनाने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, और नई रेल कोच फैक्ट्री ये रायसेन में खोली जा रही है, जिसमें वंदे भारत ट्रेनें वगैरह जो हैं इस तरह की ट्रेनें वहाँ पर बनेंगी, मेट्रो ट्रेनें, क्योंकि भोपाल में मेट्रो भी शुरू होने वाली है। तो मेट्रो और वंदे भारत ये बनाने के लिए रायसेन में बनाई गई है। अगला, मौलिक कर्तव्य को किस भाग में रखा गया? तो भाई मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिए गए हैं, बहुत डिटेल से आपको समझा भी रखा था। चलिए देखिए, तो मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में स्थित है। यह भाग अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध करता है। ठीक है, जिन्हें 1976 में, अभी पूछा गया था कि कब इनको लागू किया गया, तो आज पूछा गया कि ये कहाँ पर है, कौन से भाग में है। तो 1976 में इनको लागू किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, भाग कौन सा है? भाग 4A है, अनुच्छेद 51A है। संशोधन कौन सा था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976। कहाँ से हमने इसको लिया है? तो रूस के संविधान से हमने इसको लिया है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चंबल नदी जो है वो किस बेसिन का हिस्सा है? तो चंबल नदी यमुना और गंगा बेसिन का हिस्सा है। चंबल के बारे में आपको बताया था, चंबल यमुना में मिलती है, यमुना गंगा में मिलती है। तो जो नदियाँ जिसमें मिलती हैं उसी बेसिन का हिस्सा होती हैं। देखिए, तो चंबल नदी मुख्य रूप से यमुना नदी और गंगा नदी प्रणाली के बेसिन का हिस्सा है। यह यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है और इस प्रकार यह सीधे गंगा के जल निकासी तंत्र से जुड़ती है। पहले यमुना में जाएगी, फिर ये गंगा में पहुंच जाएगी। तो यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी हैं? चंबल हो गई, चंबल यमुना की एक प्रमुख सहायक नदी है और मध्य प्रदेश से निकल करके उत्तर प्रदेश में जाकर के ये यमुना में मिल जाती है। गंगा जल निकासी प्रणाली का ये हिस्सा भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यमुना नदी का हिस्सा होने के कारण चंबल नदी गंगा नदी प्रणाली का भी एक हिस्सा है। तो ऑप्शन में या तो गंगा यमुना बेसिन दिया गया होगा या फिर यमुना बेसिन दिया गया होगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, संगमरमर की चट्टानें कहाँ पर पाई जाती हैं? ऑप्शन में जबलपुर नहीं दिया था। जब जबलपुर नहीं दिया था तो भाई कटनी दिया गया था, तो कटनी ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अभी
कल परसों वाले पेपर में पूछा गया था कि संगमरमर की चट्टानों को काट करके कौन सी नदी बहती है, तो आपको पूरा डिटेल में समझाया था। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि संगमरमर की चट्टानों को कौन सी नदी काट करके बहती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। कटनी में संगमरमर की चट्टानें खनन स्थलों पर पाई जाती हैं क्योंकि यह क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। कटनी का संगमरमर पूरे भारत में निर्यात किया जाता है और कटनी को भारत में संगमरमर खनन के लिए प्रमुख केंद्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, खनन और आपूर्ति देख लीजिए तो कटनी जिला संगमरमर के खनन के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ से उच्च गुणवत्ता वाले संगमरमर के पत्थर निकाले जाते हैं और पूरे देश में यहाँ से पत्थर भेजे जाते हैं। अगला, विदिशा का रेलवे कोड पूछा गया था। जब हमने वीडियो बनाया तो आपको बताया था कि विदिशा का रेलवे कोड BHS है। सर BHS क्यों है, तो हमने बताया था विदिशा का नाम पहले भेलसा हुआ करता था, उसी भेलसा नाम को ध्यान रखते हुए इसका कोड BHS बनाया गया है। जिन लोगों ने नोट्स लिए हैं उनके पास में ये पूरे 50 स्टेशनों के पूरा रेलवे कोड मिला होगा और रेलवे कोड आप लोग एक बार एक निगाह में पढ़ करके जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कल भी ये प्रश्न पूछे जाएँ। तो इसका कोड BHS है। इस स्टेशन पर 4 प्लेटफॉर्म हैं। पैसेंजर, एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेनें यहाँ पर रुकती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए, पांडुलिपि के लिए भारत सरकार ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है, तो पांडुलिपि के लिए भारत सरकार ने ज्ञान भारतम नामक पोर्टल लॉन्च किया है। देखिए, भारत सरकार ने पांडुलिपि संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल बनाया है। यह पोर्टल भारत की पांडुलिपि विरासत को डिजिटल बनाने में, संरक्षित करने में, आम लोगों तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2025 में इस पोर्टल का शुभारंभ किया था। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि SS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध किस नृत्य से है, तो देखो ये किसी नृत्य से संबंधित नहीं है, ये संगीत से संबंधित है ना। कौन सी संगीत, तो भारतीय जो कर्नाटक संगीत है उससे संबंधित है SS सुब्बुलक्ष्मी। तो SS सुब्बुलक्ष्मी का संबंध भारतीय कर्नाटक संगीत से है। वे एक प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका थी। उन्होंने कर्नाटक और भक्ति संगीत में अपने योगदान के लिए ख्याति प्राप्त की थी और भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी। ध्यान रखना, पहली संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनेगा। अगला पूछा गया, महाराष्ट्र के खंडोबा के त्यौहार में किस भगवान से संबंधित नृत्य किया जाता है, तो वहाँ पर जो खंडोबा त्यौहार है वो वाद्य मुरली के लिए मनाया जाता है। देखिए, तो महाराष्ट्र में खंडोबा के त्यौहार में भगवान खंडोबा से संबंधित वाद्य मुरली नामक नृत्य किया जाता है। यह नृत्य भगवान शिव के एक रूप भगवान खंडोबा को समर्पित है। ठीक है, तो वाद्य मुरली क्या है, यह महाराष्ट्र का एक लोक नृत्य है जो भगवान खंडोबा की कहानी पर आधारित है। भगवान खंडोबा कौन है, तो ये भगवान शिव के एक रूप माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा गया था, इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ऑप्शन में था चुनाव आयोग, UPSC, नीति आयोग। तो नीति आयोग जो है वो एक संवैधानिक निकाय नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए, इनमें से नीति आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। यह भारत सरकार का एक नवीनतम थिंक टैंक है। ठीक है, जिसे जनवरी 2015 में योजना आयोग की जगह पर कार्यकारी प्रस्ताव पेश किया गया था। UPSC और चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय होता क्या है, संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है। अब नीति आयोग का वर्णन कहीं पर भी संविधान में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यह एक गैर संवैधानिक और गैर सांविधिक निकाय है जो सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। वहीं अगर UPSC की बात करते हैं तो भारत का संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। चुनाव आयोग की बात करते हैं तो आर्टिकल 324 पूछा गया भाई। ठीक है, अभी पूछा गया था आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, तो ये चुनाव आयोग से संबंधित है, एक संवैधानिक दर्जा देता है, इसलिए यह भी एक संवैधानिक निकाय हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग, जो कि संविधान का हिस्सा नहीं है। अब नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला पूछा गया है, 1919 के अधिनियम को किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया था, 1935, 1947, 1909। तो 1919 के जो एक्ट था इसको उसके बाद में आया जस्ट 1935 का एक्ट। 1935 के एक्ट से इसको समाप्त किया गया था। चलिए देखते हैं 1935 के एक्ट में क्या था, 1919 के एक्ट क्या था। तो देखो 1919 के एक्ट यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने समिति राजनीतिक स्वायत्तता प्रदान की थी, लेकिन वे उत्तरदायी शासन की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहे थे। फिर क्या हुआ, 1935 के अधिनियम ने व्यापक संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव पेश किया और भारतीयों को भी इसमें थोड़ा सा स्थान दिया, भारतीयों को भी कुछ मांगों को पूरा किया। हालांकि ये पूर्ण रूप से स्वशासन नहीं दे पाया था, लेकिन भारतीयों को थोड़ी बहुत राहत यहाँ से मिली थी। तो 1919 में जो गलती की थी वो 1935 के एक्ट के द्वारा अंग्रेजों ने सुधार लिया था। अगला देखिए, BNS से पूछा गया कि भारतीय न्याय संहिता यानी BNS में किस नई धारा को जोड़ा गया है, और इसका आंसर हो जाएगा सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना। तो ये नया जोड़ा गया है धारा जो है 147 में। देखिए, भारतीय न्याय संहिता BNS में धारा 147 के तहत भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना, एक ऐसा अपराध करना या सहायता करना जो है, मतलब कोई अगर भारत सरकार के खिलाफ कोई कार्य कर रहा है तो उसको जो है एक अपराध माना गया है आर्टिकल 147 में। ठीक है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास या फिर जुर्माने और कारावास का प्रावधान है। यह धारा पहले भारतीय दंड संहिता IPC की 121 में थी, अब वो 121 को हटा करके 147 में कर दिया गया है। ठीक है,
और यह राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को खतरा पहुंचाने वाले गंभीर अपराधों को भी संबोधित करती है। यानी भारत सरकार को अगर कोई हानि होती है, आप हानि पहुंचाते हैं, तो इस एक्ट के द्वारा आपको जो है सजा दी जाएगी। अगला देखिए, दिल्ली सल्तनत के अंत के बाद मध्य प्रदेश में कौन से राज्यों का उदय हुआ? ऑप्शन में था ग्वालियर के तोमर वंश। इसके अलावा ऑप्शन में मौर्य वंश था, तो मौर्य वंश अपने यहाँ तो चला नहीं था, तो मगध का था, तो ग्वालियर के तोमर वंश सही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो ग्वालियर का तोमर वंश जो है वो 14वीं से 16वीं शताब्दी तक मध्य भारत में एक राजपूत राजवंश था, जिसने ग्वालियर किले और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया था। एक ही यही ऑप्शन नहीं था ग्वालियर वाला, ठीक है। इस वंश की स्थापना वीर सिंह देव ने की थी। सबसे प्रसिद्ध शासक इसमें मानसिंह तोमर थे, जिनके शासनकाल में किले का बड़े पैमाने पर निर्माण हुआ। यह वंश अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों के संरक्षण और कला और वास्तुकला के लिए जाना जाता है। विशेष करके जो मानसिंह का शासनकाल था वो इसमें ज़्यादा फेमस है। मानसिंह के टाइम पर ही जो आप ग्वालियर का एग्जैक्ट किला देखते हैं और उस पर जो कलर किया हुआ है ब्लू कलर का, वो कलर आज तक कभी मतलब इतना पुराना हो गया लेकिन आज तक फेड नहीं हुआ, आज तक छूटा नहीं है, तो वो मानसिंह तोमर ने ही बनवाया था। अगला पूछा गया करंट अफेयर से कि भाई पहला रग्बी वर्ल्ड कप 1985 किस देश में हुआ था? तो ये 1985 में नहीं हुआ था, 1987 में हुआ था। और 1985 में इसको मान्यता दी गई थी कि हाँ भाई तुम अब रग्बी वर्ल्ड कप खेल सकते हो, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने संयुक्त रूप से करवाया था। तो पहला रग्बी वर्ल्ड कप 1987 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की संयुक्त मेजबानी में आयोजित किया गया था, ठीक है भाई। अब चलते हैं मैथ की ओर। गणित में कुछ प्रश्न मिल गए हैं, अभी भाई ने भेजे थे, दिखाया था आपको। चलिए उन प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न है 50,000 रुपये की धनराशि पर 3 साल का मिश्र धन इतने रुपए है, तो चक्रवृद्धि ब्याज आपको बताना था। अगला है कि 60 मतलब डिग्री को रेडियन में चेंज करके लिखना था। अगला, एक खंबे की परछाई 10 सेंटीमीटर की बन रही है, सूर्य का जो अवनमन कोण है वो 45 डिग्री का है, तो उस खंबे की ऊंचाई आपको बतानी थी। अगला देखिए, एक आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, ये पूछा गया था। इसके अलावा एक त्रिभुज और एक वर्ग में कौन सी आकृति समाहित हो सकती है? और ये आकृति समाहित वाले प्रश्न बहुत पूछे जा रहे थे। हमने आपको बताया था अगर 3D दिया गया है तो इसमें 3D आकृति ही समाहित होगी, अगर 2D दिया गया है तो इसमें 2D आकृति ही समाहित होगी। इस तरह के ही आपके ऑप्शन भी दिए गए होंगे। अगला देखिए, एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 4:1 है। यदि पिता की उम्र 44 वर्ष है तो भाई पुत्र की उम्र बतानी थी आपको। अगला, एक लड़के और उसकी माँ की आयु का योग 35 वर्ष है। अगर लड़के की मतलब जो लड़की है उसकी उम्र 5 वर्ष है तो माँ की उम्र बतानी थी। अगला, ए किसी कार्य को मतलब एक व्यक्ति है जो किसी कार्य को 12 दिन में करता है और जो बी है वो उसी कार्य को 3 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर के कितने दिन में कार्य कर लेंगे। अगला, 3 शिक्षक 6 घंटे में 90 कॉपी चेक करते हैं, तो उतने ही शिक्षक 3 घंटे में कितनी कॉपियाँ चेक करेंगे, ये पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। एक मिश्रण में 5 लीटर दूध है और 35 लीटर पानी है, तो पानी और दूध का रेशियो आपको बताना था, अनुपात क्या होगा। अगला, 15,000 रुपये की धनराशि 10 वर्षों में 18,000 हो जाती है, तो जो उसकी दर है वो क्या होगी, रेट क्या होगी, ठीक है। लाभ हानि के 2 प्रश्न, आयु के 2 प्रश्न, बॉड मास का 1 और ट्रेन के आज कोई प्रश्न नहीं पूछे गए थे। चलिए रीजनिंग देख लेते हैं। तो रीजनिंग में क्या परिवर्तन आज देखने को मिला वो आपको बता, अब रीजनिंग में परिवर्तन क्या हुआ वो आपको बता देते हैं। देखिए, तो अभी तक मेंटल एबिलिटी पूछी जा रही थी, ठीक है ना, और आज कुछ और प्रश्न पूछा है। देखिए, 1 मार्च 2021 को सोमवार है, तो 1 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये कैलेंडर का पूछा है। यदि आज सोमवार है तो आज के 200 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये भी कैलेंडर का पूछा, ठीक है। एक प्रश्न आपका आज ओपन डाइस से देखने को मिला है। अभी तक डाइस के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे थे, एक बार पूछा था नॉर्मल डाइस पूछा था, लेकिन आज आपसे ओपन डाइस पूछा गया है। ओपन डाइस को क्लोज करके बताना था कि किसकी सतह के विपरीत कौन सी सतह होगी, ठीक है। अब ये देखो, ये प्रश्न आज पूछा गया है जो आपकी इंटेलिजेंस से पूछा गया है, बुद्धिमत्ता से पूछा गया है। इसके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी, लोग कह रहे हैं अरे ये सब एमपी पुलिस में नहीं पूछा जाएगा, क्या बना रहे हो भैया। इंटेलिजेंस वाली वीडियो देख करके जाना, सर्च करना एमपी पुलिस कांस्टेबल इंटेलिजेंस बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, देख करके जाना। अब यहाँ से बहुत प्रश्न आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा आबकारी में भी हुआ था। तो अगर किसी व्यक्ति को कुछ कहने के बाद बहुत तेज गुस्सा आ जाता है तो ये किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का उदाहरण होगा, ये पूरा हमने उसमें बताया, ठीक है। अगला, 31 मार्च 2002 को अगर मंगलवार है और किसी व्यक्ति का जन्मदिन है तो बताइए 2008 में उसका जन्मदिन कब पड़ेगा, ये पूछा गया था। घुमा करके भाई 31 मार्च 2002 को अगर मंगलवार है तो बताओ 2008 में 31 मार्च 2008 को कौन सा दिन होगा। अगला, क्यूब कटिंग से मतलब क्यूब काउंटिंग के प्रश्न पूछे गए थे। घन काउंट कीजिए कितने घन है इसमें, एक प्रश्न ही था। कोडिंग डिकोडिंग के 3 प्रश्न, एक प्रश्न पजल का था। डायरेक्शन के 2 प्रश्न, साइलॉग के 3 प्रश्न, एनालॉजी के 1 से 2 प्रश्न पूछे गए थे। मानसिक अभिरुचि मेंटल एबिलिटी के केवल 2 प्रश्न पूछे गए हैं। मेंटल इंटेलिजेंस के प्रश्न आज जनरल इंटेलिजेंस के प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं। बाकी डायरेक्शन आपका जो था वो 3 प्रश्न लगभग डायरेक्शन के हाई लेवल के पूछे गए थे।
चलिए मैथ की बात करते हैं। तो 15 नंबर का आपका मैथ आया, मैथ बहुत ज़्यादा नहीं आया, रीजनिंग जरूर आई है 32 से 35 नंबर की। कुल मिलाकर के ये आपके 57-58 नंबर के आसपास मैथ रीजनिंग आए हैं। साइंस 12 नंबर का, बाकी आपका जीके जीएस करंट अफेयर है। आज के भी प्रश्न पत्र में लगभग 2 से 3 प्रश्न रॉन्ग देखने को मिले हैं, जिनके ऑप्शन जो हैं वो गलत दिए गए थे। हिंदी में कुछ और थे, इंग्लिश में कुछ और थे। नंबर देख लीजिए, 69, 67, 78, 80, 79, 81 और 83 ये नंबर आज देखने को मिले हैं। और इन भाई के 72 नंबर हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इनकी, विष्णु इनका नाम है, और अपने ज़िले भैया मुरैना से हैं। ठीक है, मुरैना के हम भी हैं और रहते इंदौर में हैं, लेकिन दिल तो अपना मुरैना में ही है। ठीक है ना भाई, तो मुरैना के अपन भी अपने ज़िले के ये निवासी हैं। ठीक है, तो बढ़िया है भैया, आप बढ़िया तैयारी कीजिए। 72 नंबर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बहुत अच्छे नंबर होते हैं। ठीक है भाई, बाकी टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है, सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने शिफ्ट के प्रश्नों को मेरे भाई निवेदन है आपसे इस नंबर पर जरूर सेंड किया कीजिए। और आगे आपके एग्जाम आने वाले जैसे एएसआई एलडीसी है, उनके नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं, एमपी एसआई के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, और एमपी पुलिस कांस्टेबल की ही मतलब की तर्ज पर आपका एमपी होमगार्ड की भर्ती होने वाली है 5000, उनके भी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं इसी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।